तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली और मार्क्विस नानलोंग के दरमियान डिवाइन सेंसेस का मुकाबला हुआ। मार्क्विस नेसेंट सोल स्टेज की चौथी लेवल पर होने के बावजूद भी हानली को सप्रेस नहीं कर पाया और फाइनली हानली उसे हरा देता है। यहाँ पर मार्क्विस हानली को अपने किसी इम्पोर्टेंट मिशन का हिस्सा बनाना चाहता था, तो हानली ने भी उसके टोकन को एक्सेप्ट कर लिया। वहीं पर मास्टर लियो तो हानली की पावर्स को देखकर ही हैरान रह गए। उन्हें समझ आ चुका है कि हानली खुद के साथ साथ उन्हें भी प्रोटेक्ट करने की काबिलियत रखता। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें नाइन किंगडम अलायंस की कैपिटल टियांडिंग सिटी दिखाई गई, जिसे हजारों माउंटेन्स के बीच में एस्टेब्लिश किया गया है। इस सिटी का स्ट्रक्चर तो काफी ज्यादा यूनिक था, जिसे देख हानली भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वहीं पर एल्डर लियो उसे बताने लगे कि इस सिटी थोड़ी सी अजीब तरीके से बनाई गई है। इसे हेवनली साउथ के कल्टिवेटर्स का घर भी माना जाता। एल्डर लियो कह रहे थे कि ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने इतनी बड़ी सिटी कभी नहीं देखी होगी। जो सुनकर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि मैंने स्काई स्टार सिटी देखी, जो कि इससे 1000 गुना ज्यादा बड़ी होगी। इस टियांडिंग कैपिटल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये कोई सिटी ना होकर कोई किला हो। और अभी लोग सिटी में एंटर कर देते हैं। एल्डर लियो हानली को बता रहे थे कि इस सिटी में एंटर करते ही हमें सारा सफर पैदल ही पूरा करना होगा। यहाँ पर इस रूल को जानबूझ के सेटअप किया गया था ताकि कल्टिवेटर्स को उनकी औकात पता रहे, जिस पर हानली कह रहा था कि ये रेस्ट्रिक्शन सेटअप करना तो बस एक शो ऑफ है। हम नेसेंट सोल के कल्टिवेटर्स इन रेस्ट्रिक्शन को आसानी से हटा सकते, मगर शायद एल्डर लियो इस सिटी के मास्टर की इज्जत करते, इसलिए तो यहाँ के रेस्ट्रिक्शन को नहीं हटा रहे। जो सुनते साथ ही एल्डर लियो कहने लगे, मेरे भाई तुम्हारे स्पिरिचुअल सेंस के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी काफी ज्यादा तेज है। दरअसल तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। मैं इस सिटी के ट्रू मास्टर यानी कि वेई यान को ऑफेंड नहीं करना चाहता। वेई यान नाइन किंगडम अलायंस का लीडर है, साथ ही वो बंदा नेसेंट सोल की लेट स्टेज को भी अचीव कर चुका। उसमें इतनी पावर है कि पूरे टियानयान को शेक कर दे। अगर सच बताओ तो मैं वेईयान के एबिलिटीज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। अब वेईयान का जिक्र सुनते ही हानली भी इस बंदे से मिलना चाहता है। अभी ये लोग बैरियर को क्रॉस करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर हर जगह पर सिपाहियों को तैनात किया गया। यहाँ की कड़ी सुरक्षा देखकर ही मुंह पिलिंग के चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी एल्डर लियो इन लोगों को बताने लगे कि जंग के दरमियान यही जगह फ्रंट लाइन का काम करती है। हमारे सिर पर मूलान रेस का खतरा हमेशा मंडराता रहता, इसलिए यहाँ पर जगह जगह पर उनके लोगों के पोस्टर्स लगाए गए। ये सभी कल्टिवेटर्स मूलान रेस के लिए जासूसी का काम करते हैं। साथ ही एल्डर लियो ने मूलान रेस की एक खास बात बताई। वो कहते हैं कि मूलान रेस में काफी ज्यादा यूनिटी है, जैसे कि हमारे राइचस सेक्ट ने अलग अलग फैक्शंस और अलायंस बनाकर एक दूसरे को खुद से अलग कर दिया, लेकिन मूलान रेस हमारे जैसी बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमेशा एकजुट होकर दुश्मनों का मुकाबला किया और यही वजह है कि हमें हमेशा मूलान रेस से खतरा रहेगा। जिसके बाद ये लोग सिटी के मार्केट एरिया में पहुंच गए, जहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स और हर्ब बेचे जा रहे थे। टियानियन कॉन्टिनेंट के छोटे मोटे सेक्ट यहाँ आकर अपना बिजनेस चलाते हैं। मार्केट की इस चहल पहल को देखकर हानली भी थोड़ा सा खुश हो गया। मार्केट में किए जाने वाले मोल भाव उसे हमेशा मॉर्टल्स की दुनिया की याद दिलाते थे। वो खुद एक मॉर्टल होने की वजह से ये एहसास उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल था। इससे बस एक बात साबित होती कि चाहे हम कितना भी बड़ा मकाम हासिल क्यों न कर ले, हमने हमेशा अपने रूट्स को याद रखना चाहिए। एल्डर लियो भी समझ गई थी कि हानली यहाँ आकर काफी ज्यादा खुश है और अब ये लोग टियांडिंग सिटी को एक्सप्लोर करते हुए टॉप लेवल पर पहुंच गए। एल्डर लियो बता रहे थे कि यहाँ पर एक ऐसा इलाका बनाया गया है जहाँ पर हमारे हेवनली डाउ अलायंस के नेसेंट सोल आकर आराम कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पर नेसेंट सोल लेवल के कई सारे रेस्ट्रिक्शन भी सेटअप किए गए ताकि उन एल्डर्स को बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब न कर पाए। जिसके बाद एल्डर लियो अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही उस बैरियर में एक स्पेस बनाकर सीधे उसमें एंटर कर चुके। मूपीलिंग तो इस जगह को देखकर ही काफी ज्यादा क्यूरियस थी, मगर वो एक नेसेंट सोल नहीं है, इसलिए इस बैरियर को ओपन नहीं कर पाएगी। हानली को फील हो चुका था कि मूपीलिंग इसके अंदर जाना चाहती है, तो वो तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए बैरियर में जगह बना लेता है और फिर उसने मूपीलिंग को बड़ी ही तेजी से अपनी तरफ खींच लिया। मूपीलिंग की तो मानो दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थी। हानली ने उसे बड़े ही कसके पकड़ लिया था और फिर वो एक ही सेकंड में बैरियर को क्रॉस करते हुए सीधे अंदर दाखिल हो जाता है। यहाँ पर मूपीलिंग हानली को बस बड़े ही प्यार से घूरे जा रही थी। उसका दिल इतनी जोर
जोरों से धड़क रहा था कि उसका एहसास हानली को भी हो गया, तो तुरंत ही मुंह पिलिंग से दूर हट जाता है। और उतने में वहाँ पर एक नेसेंट सोल की एंट्री होती है। वेल ये है हेवनली सोर्ड सेक्ट के मास्टर लान। कुछ एपिसोड्स पहले ही हमने इनके पावर्स को विटनेस किया था। एल्डर लियो तो एल्डर लान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए और अब वो हानली के साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाने लगे। वो कह रहे थे कि ये है मेरा छोटा ब्रदर हानली। इन्होंने कुछ सालों पहले ही हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को ज्वाइन किया था और फिर अपनी काबिलियत के दम पर ग्रैंड एल्डर की पोजीशन भी हासिल कर ली। साथ ही साथ हानली को बताने लगे कि छोटे भाई शायद तुमने मास्टर लान के चर्चे तो सुने ही होंगे, मुझे नहीं लगता कि इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है। तो अब हानली तुरंत ही एल्डर लान को ग्रीट करने लगा। वहीं पर मुंह पिलिंग भी अपना सिर झुका देती है। एल्डर लान कह रही थी हानली जब तुमने नेसेंट सोल को फॉर्म किया था उस वक्त तो मानो पूरी दुनिया में तबाही मच गई। तुम्हारी चमकती हुई ऑरा को देखकर ही इस बुढ़े के होश उड़ गए थे। तुम्हें तो अच्छे से याद ही होगा कि सेक्रेड आई ट्री के पास भी हमारी मुलाकात हुई थी। उस वक्त तुमने अपनी कल्टीवेशन को काफी अच्छे से कंसील किया था, जिसके चलते ये बूढ़ा तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मुझे तो लगा था कि तुम एक फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर होंगे। हानली तुरंत ही समझ गया कि एल्डर लान उस बात का बदला ले सकता है, तो हानली तुरंत ही उन्हें बताने लगा कि स्पिरिट आई ट्री के बारे में मैंने काफी सारे चर्चे सुने थे। इनफैक्ट मेरा कई सालों से सपना था कि उस ट्री को मैं आमने सामने देख पाऊँ और इसी वजह से मैंने उस ट्रायल में पार्टिसिपेट किया ताकि मुझे स्पिरिट आई ट्री की झलक दिख जाए। और इसके अलावा मेरा तीनों सेक्ट को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, तो प्लीज आप इस बात से ऑफेंड मत होइए। जिस पर एल्डर लान कह रहा था अच्छा तो तुम बस उस स्पिरिट ट्री को देखना चाहते थे, मगर उस दिन वहाँ पर काफी सारे मिस्टीरियस इंसिडेंट हो गए। उन मिस्ट्रीज को मैं इतने दिनों तक सुलझा नहीं पा रहा था, लेकिन शायद अब मुझे मेरे सारे जवाब मिल चुके हैं। जो सुनते साथ ही हानली भी क्यूरियस होकर उन्हें उस मिस्ट्रीज के बारे में पूछने लगा, मगर यहाँ पर एल्डर लान हानली से पंगे नहीं लेना चाहते, इसलिए वो कहने लगे मेरे दोस्तों में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्पिरिट आई ट्री का सेफ रहना, जो कि पूरी तरह से सेफ है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ही स्पिरिट आई ट्री को प्रोटेक्ट करने में मेरी मदद की होगी, और वैसे भी पुरानी बातों को भूलना ही सही रहता। अब दोबारा से हम कभी भी उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखो, मेरा तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे या मेरे सेक्ट को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाओगे। वेल, ड्रैगन पवेलियन में एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है, तो क्यों ना हम वही जाएं। मेरे ख्याल से वहाँ पर अब तक तो ढेर सारे नेसेंट सोल आ चुके होंगे। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। जो सुनते साथ ही एल्डर लियो काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहने लगे कि नेसेंट सोल्स की एक्सचेंज मीटिंग बार बार नहीं होती। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें इस मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला। भले ही हम वहाँ पर कुछ खरीद ना पाए, लेकिन ट्रेजर्स को देखने का मजा ही कुछ अलग होता है। जो सुनते साथ ही एल्डर लान भी जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी फूटी कौड़ी नहीं, मगर फिर भी मैं एक्सचेंज मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। तो हानली भी इनके साथ एक्सचेंज मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो गया। वहीं पर मुंह पिलिंग उसे बता रही थी कि मैं यही बाहर रुक के आपका इंतजार करूंगी, मगर हानली इस बंदी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से इन्फ्यूज किया हुआ जेड पेंडेंट उसके हवाले कर देता है। वो मुंह पिलिंग को बता रहा था कि इस जेड पेंडेंट में एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करने की एबिलिटी है। तुम इस बैरियर को एक्टिवेट करते ही इस पूरे इलाके को एक्सप्लोर कर सकती हो। अगर तुम पर किसी ने भी हमला किया तो मुझे तुरंत ही सेंस हो जाएगा। इधर ये दोनों मास्टर्स हैरान थे कि हानली अपनी कॉन्क्यूबाइन से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता। और अभी तीनों भी ड्रैगन हॉल की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर मुंह पिलिंग उस जेड टोकन को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। इधर बैरियर में एंटर करने के बाद एल्डर लियो को कहीं भी ड्रैगन पवेलियन नजर नहीं आ रहा था, और तभी एल्डर लान इन्हें एक ड्रैगन इन के सामने लेके चले गए। साथ ही वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर एक दावत होने वाली है। अगर तुमने गुस्सा दिखाया तो तुम्हें कोई खाना नहीं मिलने वाला। भले ही पढ़ने में एक फनी जोक लग रहा था, लेकिन ये नेसेंट सोल्स के लिए एक वार्निंग थी। एल्डर लान कहते हैं कि यहाँ मौजूद हर एक बंदा 100 सालों के ऊपर होगा, मगर अभी भी इनकी बच्चों वाली हरकतें नहीं गई। वेल, इन लोगों ने यहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट किया है और साथ ही सड़ा सा जोक भी मार दिया, जिसके बाद ये लोग सीधे ड्रैगन इन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कई सारे मॉर्टल्स अपनी ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे थे। और उतने में एल्डर लान ने उस इन के मालिक के सामने जोर से चिल्लाना शुरू किया। उन्होंने जोर से कहा ओल्ड घोस्ट हेवनली क्रिस्टल, और उनके ऐसा कहते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक बंदा अपनी जगह
जगह पर फ्रीज हो गया। बस इनका ओनर ही अपनी काउंटिंग में बिजी था। तो एल्डर लियो तुरंत ही जाकर उसे बताते कि मैं ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का ग्रैंड एल्डर हूँ। हेवनली क्रिस्टल प्लीज मेरी ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते साथ ही वो बंदा एल्डर लियो को देखकर बड़ी ही प्लीजेंट सी स्माइल करने लगा। साथ ही एल्डर लियो हानली को भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि इस एक्सचेंज मीटिंग में उसे भी एंट्री मिल जाए। साथ ही वो हानली से कहने लगे कि ये है हमारे हेवनली क्रिस्टल, जाओ जाकर इन्हें ग्रीट करो। मगर हानली उसे ग्रीट नहीं करता, बल्कि उसने तो एक दूसरे ही बंदे को हेवनली क्रिस्टल कह के ग्रीट किया। अब ये देखकर एल्डर लियो भी थोड़े से शॉक हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हानली एक गलत बंदे के सामने रिस्पेक्ट पेश क्यों कर रहा है। और तभी अचानक से वो बंदा अपनी एल्डरली आवाज में हंसने लगा। वेल ये थे असली हेवनली क्रिस्टल। वो इम्प्रेस होते हुए कहने लगे कि इस बंदे की एज इतनी कम होकर भी इसका डिवाइन सेंस काफी ज्यादा भयानक है। और तब जाकर एल्डर लियो को पता चला कि वो तो एक इल्यूजन को ही ग्रीट कर रहे थे। उनके पास तो अब हानली की तारीफें करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा। वहीं पर हेवनली क्रिस्टल भी अब एक एल्डर के फॉर्म में आ जाते हैं। वेल इनका नाम है टियानजिंग जेनरेन और ये 9 किंगडम अलायंस के फ्री कल्टीवेटर थे। कल्टीवेशन की दुनिया में इन्हें प्यार से हेवनली क्रिस्टल भी कहा जाता था। और तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए उन्होंने क्रिएट किए हुए इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं पर एल्डर लान पूछने लगी कि बताओ हमारे दूसरे साथी कहाँ पर हैं? जिस पर टियानजिंग बताती है कि वो लोग तो ऑलरेडी आ चुके, हमें तो बस तुम्हारा ही इंतजार था। और अब यहाँ पर उन्होंने 2 स्पिरिट शैडो मास्क को समन करते हुए हानली और एल्डर लियो के हवाले कर दिया। वो कहते हैं कि इन मास्क को पहनने के बाद तुम्हारी शक्ल भी मेरी जैसी हो जाएगी, कोई भी तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख सकता। जिसके बाद वो एल्डर लान को घूरने लगे। जिसके बाद वो एकदम फनी अंदाज में लान से पूछने लगे कि मेरे दोस्त क्या तुम्हें भी ऐसा मुखौटा चाहिए? जिस पर लान कहते हुए बुड्ढे मेरा मजाक उड़ाना बंद कर, मेरी हाइट इतनी ज्यादा लंबी है कि मुखौटा पहनने के बाद तो मानो कोई मुझे पहचान ही नहीं पाएगा। अरे अगर ऐसे में 10 मुखौटे भी पहन लूं तो भी सब लोग मुझे पहचान जाएंगे। मेरी इस छोटी हाइट की वजह से मैं चाहे कौन सा भी फॉर्म क्यों ना लूं, वो लोग मुझे पहचान लेंगे। मैं किसी को उल्लू नहीं बना सकता और ना ही मुझे अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत है। इतना कहते साथ ही वो लोग एक्सचेंज मीटिंग में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। ये लोग ढेर सारी सीढ़ियां क्लाइम करते हुए उस लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर हानली देखता है कि वो मास्क पहनने के बाद एल्डर लियो भी मास्टर टियानजिंग जैसे ही नजर आ रहे। हानली को तो ये शैडो मास्क काफी ज्यादा पसंद आया। सो गाइस यहाँ पर हानली भी मास्क पहनने के बाद उसी एल्डर वाले फॉर्म में है। बस हम व्यूवर्स को उसका असली फॉर्म दिखाया गया, मगर बाकी सभी कल्टीवेटर्स की नजरों में हानली उसी फेक फॉर्म में मौजूद होगा। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मेरा फॉर्म भी अब एल्डर जैसे ही बदल चुका होगा, यानी कि ना मैं अपने दुश्मनों को पहचान सकता हूँ और ना ही वो मुझे। और अब हमें ड्रैगन पवेलियन का खूबसूरत नजारा दिखाया गया। ये जगह तो हानली को काफी ज्यादा पसंद आई। वो उस बंदे की इल्यूजन की तारीफ करने लगा जिसने इस ड्रैगन पवेलियन को फॉर्म किया था। सो गाइस ये जगह रियल ना होकर बस एक इल्यूजन था और इसी इल्यूजन में जाकर इन्हें ट्रेड करना है। यहाँ मौजूद नेसेंट सोल का हर एक कल्टीवेटर काफी ज्यादा भयानक था। वेल इन सबकी शक्लें एक जैसी होने की वजह से कोई भी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहा था। वो लोग आपस में ही बात करने लगे कि लान को छोड़कर बाकी हम सब ने मास्क पहना है और अगर लान मुखौटा पहन भी लेता तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वहीं पर लान कहते हैं कि इस बार तो राइचस और डिमोनिक पाथ के ढेर सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वरना हमेशा तो इतनी भीड़ नहीं रहती। यहाँ पर हानली सोच रहा था कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा ट्रेजर देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि जिस चीज की तलाश में मैं यहाँ आया था वो मुझे मिल जाए। और अब ये तीनों भी एक चेम्बर में जाकर अपनी पोजीशन को संभाल लेते हैं। हानली तो इतने सारे नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स को देखकर ही हैरान था। वो कहता है कि मैंने तो अपनी जिंदगी में इतने सारे कल्टीवेटर्स को एक साथ नहीं देखा था। अब हानली को क्यूरियस होता हुआ देखकर एल्डर लियो उसे बताने लगे कि नेसेंट सोल की खामोशी को तुम उनका साइलेंस मत समझो। मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग अपनी माइंड पावर का यूज करके हमारे बारे में ही बात कर रहे होंगे। इनमें से कुछ लोग तो इतने एरोगेंट है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी ऑरास को रिलीज किया। वेल हमारे सामने है जॉयफुल यूनियन सेक्ट के ट्विन डेविल्स। तुम इनकी ब्रुटलिटी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। बस हल्की सी बात क्या हुई, ये लोग तुरंत ही फाइट करने पर उतर आते हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो हमारी हेवनली डाउ अलायंस के सामने ढेर सारे मसले खड़े किए थे, जिस पर हानली कह रहा था कि शायद उन्हें अपनी नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज पर होने का घमंड है। और उतने में 9 किंगडम अलायंस के एल्डर वहाँ पर पहुँच
गए। वो कह रहे थे कि आज तो हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा रौनक लगी है। मैं आप सभी का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो तुरंत इस एक्सचेंज को शुरू किया जाए। और उतने में एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर कहने लगा कि क्यों ना ट्रेड की शुरुआत मुझसे की जाए, मेरे पास एक अनोखा ट्रेजर है। और अब उसने तुरंत ही अपना ट्रेजर सबके सामने रिवील किया। वेल, उसके पास द लेजेंडरी स्कारलेट इसेंस मशरूम थे, जो कि आइस फायर इसेंस मशरूम के पेड़ पर ही उग सकते हैं। इन मशरूम्स के अंदर बहुत ही भयानक फायर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी, जिससे तो एल्डर लान का ध्यान पूरी तरह से उन मशरूम पर अटक गया। दरअसल उनके पास फायर एट्रीब्यूट की पावर है, तो उनके लिए मशरूम काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते। वो कहने लगे कि ये हब तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसकी उम्र कम से कम 3000 साल होंगी। जिस पर वो नेसेंट सोल कह रहा था, हाँ बिल्कुल, चलो फिर 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन निकालो और फिर ये स्कारलेट मशरूम तुम्हारा हो जाएगा, या फिर तुम इसी की रैंकिंग का कोई अर्थ एट्रीब्यूट वाला मटेरियल भी मुझे दे सकते हो, जो मुझे अल्केमी या फिर आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में काम आए। यहाँ पर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि इस बंदे ने तो स्कारलेट मशरूम की कीमत काफी ज्यादा कम लगाई। ये स्कारलेट इसेंस मशरूम हद से ज्यादा रेयर है, ये आसानी से मिल ही नहीं सकता। इनफैक्ट ये मेरे 9 स्पिरिट जिनसेंग जैसा ही स्पेशल है। वैसे भी मास्टर लान के पास तो चाय पीने के भी पैसे नहीं, तो क्यों ना मैं ही इसे खरीद लूं। अब वहाँ मौजूद नेसेंट सोल्स आपस में मास्टर लान के बारे में चुगलियां करने लगे। वो कह रहे थे कि ये बंदा तो पूरी तरह से कंगाल हो गया, इसके पास तो 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स भी नहीं किए अपने पसंदीदा ट्रेजर को खरीद पाए। बेचारा लान, इसे तो अब खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए लान गुस्से में कहने लगे कि मेरे पास अर्थ एट्रीब्यूट वाला कोई मटेरियल नहीं, क्या तुम्हें दूसरा एट्रीब्यूट वाला मटेरियल चलेगा? मगर वो नेसेंट सोल भी जिद पर अड़ा हुआ था। वो कहता है कि अर्थ एट्रीब्यूट के अलावा मुझे और कोई मटेरियल नहीं चाहिए। अब ये सुनकर लान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। साथ ही बाकी के नेसेंट सोल उनका मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं, हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि जुआ खेलना अच्छी आदत नहीं होती, शायद तुम जुआ खेल खेल के पूरी तरह से कंगाल हो गए। मगर अभी तक किसी ने भी स्कारलेट इसेंस मशरूम पर बोली नहीं लगाई थी, तो वो लोग आपस में ही कहने लगे कि शायद इस बार हम सभी लोग कंगाल हैं, किसी के पास फूटी कौड़ी नहीं। इधर हानली इसी हब के बारे में सोच रहा था। उसे इतना तो पता है कि ये काफी ज्यादा रेयर हब है, और साथ ही यहाँ पर किसी के पास इतने पैसे नहीं जो इस हब को खरीद पाए, तो क्यों ना मैं ही बाजी मार लूं। मगर इसके लिए तो मैं भी अपने पैसे खर्च नहीं करने वाला। तो हानली तुरंत ही उस नेसेंट सोल को बताने लगा कि मेरे पास अर्थ एट्रीब्यूट वाली डीमन कोर है, क्या तुम उसके बदले मशरूम का सौदा करोगे? जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मुझे हायर ग्रेड्स वाली कोर चाहिए। हम सभी को पता है कि टियानियन कॉन्टिनेंट में हाई ग्रेड वाले डिमोनिक बीस्ट बहुत ही कम पाए जाते, तो तुम्हारे पास मिनिमम 7 ग्रेड की कोर होनी ही चाहिए, या फिर तुम छठी ग्रेड की 2 कोर्स दे सकते हो। इधर हानली को सिल्वर मून की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि मेरे मास्टर के पास तो हाई ग्रेड की कोर्स का खजाना पड़ा है। तो हानली उसे समझाने लगा कि टियानियन कॉन्टिनेंट क्योटिक स्टार सी के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है। अगर हमारे पास के ट्रेजर्स इन्हें दिखा दिए तो सबको झटके लग जाएंगे, और फिर हानली उस डीमन कोर को उस मास्टर के हवाले कर देता है। तो बंदा भी इस कोर को देखते साथ स्कारलेट इसेंस मशरूम हानली की तरफ पास कर चुका। वेल, इन मशरूम्स को देखकर तो लान के मुंह में पानी आ गया, और वहीं पर एल्डर लियो हानली के लिए बहुत ज्यादा खुश थे। साथ ही साथ सभी लोग अब हानली को ही घूरने लगे। उन्हें पता चल गया कि ये बंदा रईस है, जो देख सिल्वर मून कहती, मास्टर अब आपने संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको इस कदर घूर रहे हैं मानो थोड़ी देर बाद आप पर अटैक कर देंगे। जिस पर हानली कहने लगा कि इनकी फिक्र मत करो, मैं नेसेंट सोल की मिडिल स्टेज वाली कल्टीवेटर को भी आसानी से चकमा दे सकता हूँ, और अगर बात लाइफ एंड डेथ बैटल की जाए तो यकीनन मैं ही जिंदा बचूंगा। इधर अगले ट्रेड के लिए एल्डर लान ने अपना लोटस फ्लावर बाहर निकाल लिया था, मगर कोई उनके लोटस को भाव नहीं देता। इनफैक्ट वो लोग आपस में ढेर सारे ट्रेड करने लगे, जो देखकर लान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और उनके फ्रस्ट्रेशन को हानली भी पहचान लेता है। वो कह रहे थे कि मेरे फायर लोटस की वैल्यू तो इनमें से किसी को भी नहीं पता, ये तो सबके सब एक नंबर के बेवकूफ है। अब लान को उम्मीद थी कि शायद हानली उसके ट्रेजर को खरीद लेगा, मगर हानली भी इस ट्रेजर को घास नहीं डालता। वहीं पर हानली दिल ही दिल में कहने लगा कि नेसेंट सोल पर पहुंचने के बाद ट्रेजर को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, तुम सिर्फ दूसरे नेसेंट सोल के साथ डील करके अलग अलग ट्रेजर्स को ऑब्टेन कर सकते हो। और अब हानली यहाँ पर जिस मकसद से आया था उसके लिए अपनी जगह से उठ गया। उसने अपने बहुत ही कीमती 4 ट्रेजर्स को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद वो सभी को बताने लगा कि मेरे पास एक वाटर एट्रीब्यूट और एक फायर एट्रीब्यूट वाली डिमोनिक कोर है। ये दोनों कोर्स मेरी छठी रैंकिंग वाले डिमोनिक बीस्ट को खत्म करके हासिल की थी। साथ ही 2000 साल पुरानी ग्रासेस को भी मैंने इनमें शामिल किया, और इसका सौदा मैं उसी बंदे के साथ करूंगा जिसके पास गेंगजिंग इसेंस हो। हानली के इन ट्रेजर्स को देखकर तो सभी नेसेंट सोल के दिलों में लालच आ गया था। वो कहने लगे कि इस बंदे के पास
तो वाकई गजब के ट्रेजर्स हैं। इसने तो बड़े ही वैल्यूबल मटेरियल दाव पर लगाए, मगर जिनसिंग एसेंस तो यहाँ पर नहीं मिलने वाला। ये बंदा गलत जगह पर आ गया। हानली भी समझ गया था कि इनमें से किसी के पास भी वो एसेंस मौजूद नहीं, तो हानली ने अपनी मांग अल्टर कर दी। वो कहने लगा कि मैं समझ रहा हूँ आपके पास वो एसेंस मौजूद नहीं, मगर कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ उस जिनसिंग एसेंस का लोकेशन भी शेयर कर सकते हो। लोकेशन बताओ और मेरे सारे ट्रेजर तुम्हारे हो जाएंगे। तभी नाइन किंगडम अलायंस के एल्डर हानली को बताने लगे कि जिनसिंग एसेंस काफी ज्यादा रेयर और अल्टीमेट ट्रेजर माना जाता है। अगर किसी के पास वो एसेंस होता भी तो वो इन ट्रेजर्स के बदले ट्रेड नहीं करता, क्योंकि इन ट्रेजर्स की कीमत उस एसेंस के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर बात लोकेशन की जाए तो फिर ये ट्रेड करना पॉसिबल है। इनफैक्ट तुम्हारा ये ट्रेजर काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बस इन्फॉर्मेशन है। मुझे नहीं लगता कि बस उस एसेंस के लोकेशन की जानकारी के लिए तुमने इतना बड़ा दाव लगाना चाहिए, क्योंकि बस जानकारी होना और उस चीज को हासिल करना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और वैसे भी हम सबको पता ही है कि हमारे टियानियान का ग्रेट ट्रेजर कहाँ मिलेगा। लोकेशन तो सबको पता है, मगर वहाँ जाने की हिम्मत किसी में नहीं। ऐसा कहा जाता है कि वो एसेंस द लेजेंडरी फॉलन डेविल वैली में मौजूद है। 10,000 सालों से बस यही लोकेशन बताया जा रहा। अब बाकी के नेसेंट सोल्स तो डेविल वैली का नाम सुनते ही काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो कह रहे थे कि इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। इससे बेहतर तो ये है कि कभी उस डेविल वैली के बारे में सोचो भी मत। मगर हानली को अब लोकेशन का पता चल चुका है एंड वो फॉलन डेविल वैली के बारे में और भी जानना चाहता था, ताकि उस प्रेशियस एसेंस को हासिल कर पाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।